Hello everyone, so welcome back to the physics class on our amazing platform of अध्यालय। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई नीट एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो आज हम इन सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग पढ़ाया, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। नाउ लेट अस बिगिन। तो मैंने कंप्लीट स्पीयर्स को दो पार्ट में बाइफरगेट किया है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एस एस लिखा है। एस एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्पीयर। आप जब इस लेक्चर को पढ़ रहे हो तो आई एक्सपेक्ट कि आप साथ में नोट्स भी बनाते चलो। एस एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्पीयर। और राइट हैंड साइड में मैंने एच एस लिखा है। एच एस स्टैंड्स फॉर हॉलो स्पीयर। तो अभी इसमें खुद कुछ और भी बाइफरगेशंस होंगे, अभी देखते हैं उन्हें क्या है। देखो ध्यान से, मतलब मेरे कहने का ये है कि सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर कैन इंडिविजुअली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अगेन। और वो टाइप्स क्या है अभी देखते हैं हम, क्या टाइप्स है वो। भाई सोचो, तुम जब स्फीयर बना रहे हो तो मेटल का बनाओगे या नॉन मेटल का बनाओगे, मड का बनाओगे, आयरन का बनाओगे, कुछ तो होगा मटेरियल। तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, further these two spheres can be divided as conducting and non conducting, isn't it? तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे conducting solid sphere? बिल्कुल। क्या यहाँ पे मैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिख सकता हूँ? आप इन सिंबल्स को याद रखना, बार बार उतना लंबा लिखकर काफी कंफ्यूजन होगा। CSS कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, NCSS नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सिमिलरली हॉलो स्फीयर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। या तो वो कंडक्टिंग मटेरियल का होगा, तो आई विल राइट CHS conducting hollow sphere, otherwise it will be NCHS non conducting hollow sphere। करेक्ट। अब एक एक करके इन चारों को डील करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दैट थिंग। अब देखो, सबसे पहले मान लो कि मैंने लिया हॉलो स्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, हॉलो स्फीयर, ये हमारा हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर हमें पता है कि ये खुद दो तरह का हो सकता है भाई। एक होगा कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और दूसरा होगा नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टॉपिक लिख लिया कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, CHS। अब हम बना लेते हैं एक हॉलो स्फीयर। तो ये देखो स्टूडेंट्स, दिस इज माय हॉलो स्फीयर। डन। इस हॉलो स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है। इस हॉलो स्फीयर पे टोटल चार्ज मान लेते हैं Q है और इसकी खुद की रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, सारे डायमेंशंस मैंने बता दिए, सारे पैरामीटर्स मैंने बता दिए। अब हमें इस हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है, बट कहाँ पे लिखनी है, ये भी तो बात है ना, कहाँ पे लिखनी है। तो भाई सुनो ध्यान से, कितने पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं। क्या एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो इस स्फीयर के बाहर लाई करे? दैट विल बी माय केस वन, पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। करेक्ट। अनदर पॉइंट कैन बी पॉइंट लाइंग इनसाइड द स्फीयर एंड थर्ड पॉइंट कैन बी पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो क्या तीन पॉसिबल केसेस हैं? बिल्कुल है। तो पहला केस लिखता हूं मैं यहाँ पे, केस वन। तो केस वन क्या है स्टूडेंट्स, मैं उस पॉइंट को हमेशा P से डिनोट करूंगा। जैसे मान लो कि दिस इज द पॉइंट वेयर आई वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, so I have named that point as P. Okay, now listen to me very carefully. And the distance of that point from the center of sphere would always be represented by small r. इस डिस्टेंस को मैं हमेशा स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूंगा, तुम भी यही कन्वेंशन याद रखना। ठीक है, और ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज हाउ मच, कैपिटल R. So you can clearly see in this case one, small r is greater than capital R. This signifies that point P is lying outside the sphere. तो क्या मैं केस वन में ऐसा लिख सकता हूँ, स्मॉल r greater than capital R? ये सफिशियंट है तुम्हें ये बताने के लिए कि द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। मतलब हम एक ऐसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं जो पॉइंट स्फीयर के बाहर लाई करता है। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अभी मैं एक यहाँ पे थंब रूल बताता हूँ तुम्हें, इस थंब रूल को हमेशा याद रखना, इसे नोट की तरह याद रखना कि whenever the point under consideration, ध्यान से सुनना, whenever the point under consideration
is lying outside the sphere. मैं लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो. Whenever the point under consideration lies outside the sphere, so we can always treat the sphere as a point charge located at its center. ध्यान से सुनो, treat sphere as a point charge located at its center. अभी ये क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना. आपने पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ मास नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड, अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, राइट? पढ़ा है ना सबने? तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ मास होता था, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ चार्ज. ऑल्दो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यू टेक इट एज अ शॉर्ट ट्रिक. इट इज अ वेरी हेल्पफुल ट्रिक टू रिमेंबर फॉर्मूलाज. दैट आपके पास कभी भी कोई भी स्फीयर हो, तुम्हें किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालना हो या फिर पोटेंशियल निकालना हो, तुम क्या करो, उस स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान लो लोकेटेड एट इट्स सेंटर. ठीक है? अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, एक और इंपॉर्टेंट बात. कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे. कैन यू सी आई हैव रिटन आउटसाइड द स्फीयर. इस वर्ड को देखो जो मैंने हाईलाइट किया बॉक्स में, स्फीयर लिखा है मैंने. आई हैव नेवर मेंशन्ड हियर कि कैसा स्फीयर. 4 तरह के स्फीयर हैं हमारे, यहाँ पे देख सकते हो आप 4 तरह के स्फीयर. बट यहाँ पे मैंने सिर्फ स्फीयर लिखा है. इसका मतलब क्या हुआ? दिस नोट पॉइंट इज वैलिड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ स्फीयर. इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हर तरह के स्फीयर्स के लिए वैलिड होगा. तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, ऑल टाइप ऑफ स्फीयर्स. ओके, अब अगर हमें ये ट्रिक मालूम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी कौन सी बड़ी बात है. तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं इस डायग्राम को रिप्लेस कर सकता हूँ. इस डायग्राम में जो स्फीयर दिख रहा है, इस स्फीयर को रिप्लेस कर देंगे एक पॉइंट चार्ज से विच इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर. तो क्या डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा? चेक इट आउट. दिस इज माय स्फीयर. स्फीयर की जगह पे हम स्फीयर तो बनाएंगे नहीं, अब हम इसके सेंटर पे क्यू चार्ज बनाएंगे, टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर को इरेज कर देंगे. फाइन. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्फीयर से पॉइंट पी का लिया था, तो ये डिस्टेंस तो अभी भी वही रहेगा. एंड दिस डिस्टेंस वुड बी लाइक दिस स्टूडेंट्स, r distance, and this is my point p. Got it? ठीक है. अभी क्या है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको आता है? बिल्कुल आता है. लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लेना. तो लास्ट क्लास. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी डायरेक्टली रिटन एज kq अपॉन स्मॉल r होल स्क्वायर. डन. कोई कंफ्यूजन नहीं, काम खत्म. इसके अलावा यहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कभी भी. ठीक है, चलो. तो अगर आउटसाइड पॉइंट हो, कोई भी स्फीयर हो, एनी टाइप ऑफ स्फीयर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्फीयर, जब भी आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालना हो तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तुम सीधा स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान लो और फॉर्मूलाज लिख दो. दैट्स इट. केस 1 डन. नाउ कम टू केस 2. भाई केस 2 में पॉइंट P कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स? केस 2 में पॉइंट P कहाँ लाई करेगा? आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम वंस अगेन, प्लीज सी इट केयरफुली. दिस इज माय स्फीयर. ओके, दिस इज q चार्ज एंड द रेडियस इज कैपिटल R. बट अब पॉइंट को हमें इनसाइड द स्फीयर लेना है. मान लो कि ये वो पॉइंट है, लेट अस से पॉइंट P इज हियर नाउ. ठीक है, तो फिर से हम सेंटर ऑफ स्फीयर से पॉइंट अंडर कंसीडरेशन का डिस्टेंस हम हमेशा क्या मानते हैं? स्मॉल r मानते हैं. माय एम इज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ठीक है, हॉलो स्फीयर है ये. हॉलो कैसा स्फीयर है? ध्यान से देखो, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर. कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स की, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, ऑब्वियसली ये हॉलो स्फीयर है, अंदर तो एयर है ना, फुटबॉल की तरह ये अंदर एयर है, तो अंदर तो चार्ज नहीं हो सकता. सारे चार्जेस डेफिनेटली कहाँ पे होंगे? सरफेस पे होंगे. एंड सिंस इट इज अ सिमेट्रिक बॉडी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विल बी यूनिफॉर्म, इजंट इट? आप सोचो, यहाँ से एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया काट लूं, इसमें अगर 1 कूलम चार्ज है, तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया काटोगे तो यहाँ भी 1 कूलम चार्ज ही होगा. करेक्ट? ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि shape of the sphere is highly symmetric, so the charge distribution is also going to be symmetric.
क्योंकि आगे में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में बताऊंगा तुम्हें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज डिपेंड ऑन द सिमेट्री ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो केस 2 बी पॉइंट पे निकालना है। आई एम गिविंग यू द रिजल्ट हियर, ऑल्दो आई विल प्रूव दिस एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं गॉस लॉ पर आऊंगा उस वक्त मैं ये प्रूव भी कर दूंगा। बट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स यू डोंट नीड दिस प्रूफ, यू जस्ट नीड दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। यस, किसी भी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, ठीक है। नो कंफ्यूजन, दैट्स ग्रेट। अब थर्ड केस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? थर्ड केस ये हो सकता है कि जब वो पॉइंट पी स्फीयर के सरफेस पर लाई कर जाए, जब वो पॉइंट पी स्फीयर के सरफेस पर लाई कर जाए, तो कैसा सिनेरियो होगा? आई एम शोइंग यू द सिनेरियो वुड बी केस 3। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज लिख सकता हूँ। केस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R. दिस इज अलोन सफिशिएंट टू टेल यू दैट द पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर, करेक्ट। तो अब आते हैं हम केस 3 पर। केस 3 स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R स्टूडेंट्स। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। मतलब पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा है? पॉइंट P लाई कर रहा है स्फीयर के सरफेस पर, ठीक है। अब इस नोट में थोड़ा सा चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। When the point under consideration lies outside the sphere, यहाँ पे कुछ और लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, और on the surface of the sphere, outside the sphere or on the surface of the sphere। मतलब ये जो ट्रिक हमने बताया था कि स्फीयर को रिप्लेस कर दो पॉइंट चार्ज से, तो इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? whenever the point under consideration is either outside the sphere और on the surface of the sphere। बट ध्यान रहे, अगर वो पॉइंट इनसाइड द स्फीयर हो तो यूज मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इस केस में भी हम वो शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पॉइंट P इज दिस वन, दिस इज नाउ स्मॉल r एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल R, इसीलिए मैंने लिखा है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर से इस डायग्राम का इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा? क्या हम इस स्फीयर के चार्ज को उसके सेंटर पे मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, अभी मैंने बताया ट्रिक, राइट। और ये P पॉइंट कितनी दूर है? R डिस्टेंस दूर है, राइट। तो बस काम हो गया। क्या पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड लिखने हमें आता है? बिल्कुल आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच? KQ upon small r square, but small r is how much in this case? Capital R. तो KQ upon capital R. So ये हमारा काम हो गया खत्म, ठीक है। क्या हमने तीनों ही केसेस में निकाल लिए? बिल्कुल निकाल लिए। तो अगर मैं इन तीनों केसेस को कंबाइन करूं, इफ आई कंबाइन these three cases, तो सिचुएशन वुड लुक लाइक दिस। सी, इन दैट केस आई विल अगेन ड्रॉ अ ग्राफ। तुम्हें मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि इस चैप्टर में ग्राफ्स आर हाईली इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत क्वेश्चंस ग्राफ से ही आते हैं, तो हमें ग्राफ बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट बनाता हूँ, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। दिस एक्सिस रिप्रेजेंट्स स्मॉल r एंड दिस एक्सिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच पॉइंट स्टूडेंट्स? इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इसके लेफ्ट साइड वाले रीजन, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, और राइट साइड वाले रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला कितनी है? केस 1 देख लो आप, कितनी है? ये रहा, राइट। तो बस, और सरफेस पे कितना है? KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सरफेस पे बना लेता हूँ। सरफेस पे वैल्यू जो भी होगी वो होगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और इसके लेफ्ट साइड में फील्ड 0, तो ये देखो फील्ड 0। और राइट साइड में, राइट साइड मतलब केस 1 आउटसाइड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्या इसका ग्राफ ऐसा होता है? Similar to the graph of point charge, electric field due to a point charge, obviously this region holds this condition, electric field inversely proportional to R square। तो ये कंप्लीट पीएचडी है फर्स्ट केस का। हमने अभी सिर्फ पहला केस पढ़ा है। कौन सा केस? हॉलो स्फीयर का फर्स्ट पार्ट। कौन सा? कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। अभी क्या क्या बच गए हमारे पास? नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर बचा, और क्या बचा? कंडक्टिंग, अच्छा उल्टा बोला मैंने, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हमने पढ़ लिया। अब बचा नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, फिर पढ़ेंगे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और एंड में पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इस तरह से हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल डू सम वेरी गुड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई एंड नीट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास विल बी
these 3 topics all together. और उसके next class we will have a problem solving. So I hope you liked the class. So you can see the last slide as it is mentioned over here. Please like and subscribe if you understood the concept, if you find it helpful. Thank you guys. Take care. Bye bye. See you again.